नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस साथ में बताएंगे किस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसको लेकर अलग अलग जो एजेंसी हैं उनका क्या मानना है और साथ ही इस बार का जो बजट पेश किया गया उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया आई है वर्ल्ड बैंक द्वारा। और बात करेंगे खासतौर से एमएसएमई के जरिए रोजगार के नए अवसरों को लेकर। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट बजट सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और उद्योग की भूमिका पर करेंगे बात। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है आयोजन। वर्ल्ड बैंक ने की मोदी 3.0 के पहले बजट की सराहना। कहा भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा बजट। ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म आजाद ने भी की भारतीय बजट की तारीफ। भारत को बताया भविष्य का मैन्युफैक्चरिंग हब। आरबीआई ने जारी की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर अपनी रिपोर्ट में किया दावा। तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है भारत की डिजिटल इकोनॉमी। अगले 2 साल में हो जाएगी डबल। और सपाट कारोबार के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स की अगर बात की जाए इसके साथ साथ उतार चढ़ाव के साथ बाजार में दिख रही है शुरुआती दौर में कारोबार की स्थिति। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। पीएम मोदी जो कि एक महत्वपूर्ण विषय पर अपना संबोधन भी देंगे। इसके साथ साथ जो बजट 2024 है इसको लेकर वर्ल्ड बैंक और आजाद की क्या प्रतिक्रिया रही है, उन्होंने तारीफ इसकी की है। और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी पर आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ये लगातार बढ़ रही है। इस पर आपको और विस्तार से हम जानकारी देंगे। और खासतौर से कारोबार की अगर बात की जाए आज दूसरा दिन जहां पे कहीं ना कहीं सपाट स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। इस बारे में लगातार हम बात करेंगे किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो जाहिर तौर पर बनती हुई नज़र आ रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। खासतौर से आज का दिन काफ़ी अहम। पीएम मोदी जो है पोस्ट बजट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। व्यापक चर्चा किस तरीके से आने वाले समय में जो दृष्टिकोण है भारत का विकसित भारत के लिए वो रहेगा। और साथ ही बजट 2024 की तारीफ न सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने की है बल्कि आजाद ने भी बताया है कि भारत जो है भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और उस दिशा में इस तरह का जो बजट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। साथ ही साथ आरबीआई की रिपोर्ट से पता चला है कि कैसे तूफानी रफ्तार से जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ रही है और ये रफ्तार आगे भी तेज रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया है। साथ ही बात करेंगे कारोबार जगत की भी। फिलहाल सपाट स्थिति जो है वो नजर आ रही है शुरुआती तौर पे जो बाजार है। और सोमवार को भी यानी पहले कारोबारी दिन भी हमने देखा था उतार चढ़ाव की स्थिति थी। लेकिन फिलहाल आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। अब शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की, बताएंगे आपको क्या कुछ खास। सबसे पहले अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक को लेकर, दरअसल वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल ने मोदी 3.0 के पहले बजट की सराहना की है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गिल ने कहा है कि भारत का बजट उसके विकास के दृष्टिकोण को बनाए रखने में मदद करेगा। उन्होंने शिक्षा को मिशन मोड में लाने के साथ साथ सार्वजनिक ऋण में कमी को सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने ये सुनिश्चित करने के लिए अच्छा काम किया है कि राजकोषीय घाटा पिछले साल से कम हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सार्वजनिक ऋण पर नज़र रखने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है उसकी सराहना की वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने। जिस तरीके से जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हुआ है और आने वाले सालों में यही माना जा रहा है कि उसमें और कमी आएगी, उसका भी जिक्र किया है उन्होंने। और ख़ासतौर से जो शिक्षा है उसको मिशन मोड में यानी कैसे बेहतर तरीके से एजुकेशन सिस्टम जो है उसको और बेहतर करने की बात कही गई है। और इसी के साथ अगर खासतौर से बात की जाए ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म आजाद की, जिसने भारतीय बजट की सराहना की है। आजाद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आउटलुक फॉर इमर्जिंग मार्केट शीर्षक वाली रिपोर्ट में ग्लोबल फर्म की ओर से कहा गया है कि भारत के पास एक मजबूत डेमोग्राफिक डिविडेंड है और युवाओं की संख्या अधिक होने का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
और 2060 तक भारत को ग्रोथ करने में जो कि मदद करेगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, जिसकी झलक बजट 2024 में भी दिखाई दी। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत पर भी। सबसे पहले अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, क्या स्थिति बनी हुई है गिफ्ट निफ्टी की, आपको बता दें करीब 17 अंकों की जो गिरावट है वो इसमें देखने को मिल रही है। लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ दर्ज किया गया है, जिसके बाद ये 24,861 पर रहा। इसके साथ साथ सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक मामूली गिरावट, करीब सपाट की स्थिति, 18 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 81,337.43 पर आज खुला है। शुरुआती दौर की अगर खास तौर से बात की जाए, जो बाजार की शुरुआत हुई है और इसके साथ साथ निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ बढ़त देखने को मिली है करीब 1.75 की, जिसके बाद ये 24,837.85 पर नजर आया। कल हमने देखा था नए रिकॉर्ड स्तर पर नजर आया था और आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो बढ़त है वो आगे अब आने वाले समय में नजर आएगी। फिलहाल आज के जो टॉप गेनर्स हैं उनकी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, हिंदू यूनिलीवर जो कि आज के टॉप गेनर्स में हैं, जहां पर हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ दर्ज किया गया है। और टॉप गेनर्स के बाद अब आइए बात करते हैं टॉप लॉसर्स की। हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआईएम और एलटी, जहां फिलहाल हम देख पा रहे हैं लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो जान लिया आपने कारोबार की स्थिति क्या बनी हुई है। बात करते हैं आइए आरबीआई की रिपोर्ट की, जिसमें बताया गया है कि कैसे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर जारी अपनी रिपोर्ट में भारत की डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए डिजिटल क्रांति में सबसे आगे चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसमें बताया गया है कि भारत वैश्विक रियल टाइम भुगतान में 48.5% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेशन, राजकोषीय हस्तांतरण और सीमा पार व्यापार में नए अवसरों के लिए दरवाजे खोल रही हैं। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों से सामने आने वाली साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में नवाचारों के लिए अनुकूल वातावरण का समर्थन करते हुए इससे जुड़ी नीतिगत चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में जो भारत है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आगे भी ये जो एक गति ली हुई है डिजिटल अर्थव्यवस्था ने और तेज़ होने की उम्मीद है। डिजिटल क्रांति जो है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है और लगातार प्रयास यही है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डीपीआई की अगर बात की जाए उसको और ज़्यादा मजबूती कैसे मिल सकती है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की अगर बात की जाए या इनोवेशन की बात की जाए, उसके अनुकूल फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं बनी हुई हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट में डिजिटल क्रांति पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के चलते भारत डिजिटल क्रांति में लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है कि कैसे यहाँ पर 48.5 वैश्विक रियल टाइम भुगतान जो है उसमें भारत की हिस्सेदारी नज़र आती है। और अब से पहले भी तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि डिजिटली किस तरीके का लाभ जो है वो हमने होते हुए देखा है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो और भी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण रहेगी, उसका लाभ जो है मिलते हुए सीधे तौर पर नज़र आएगा। आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें सीधे तौर पर ये बात कही गई है जिसका फ़ायदा आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। और अभी तक भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और उसमें जब डिजिटल योगदान की हम बात करते हैं, अलग अलग पहल जो हैं वो अब तक हुई हैं और उन पहल
पहल के जरिए ही जो मजबूती है वो हमने आते हुए देखी, जिसका जिक्र फिलहाल आरबीआई की इस रिपोर्ट में किया गया था। अब आइए आगे बढ़ेंगे और खासतौर से हम बात करेंगे आज के फोकस की। आज के फोकस में बात करेंगे एमएसएमईज को लेकर, जो यहाँ कैसे उसके जरिए जो रोजगार सृजन है वो हुआ है, क्योंकि इसके जरिए एक तरफ जहाँ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिल रहा है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एमएसएमईज के जरिए साल दर साल रोजगार में वृद्धि नजर आ रही है। देश में एमएसएमई सेक्टर मजबूत प्रदर्शन करते हुए रोजगार का एक अहम जरिया बना हुआ है, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। एमएसएमई के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन तो हो ही रहा है, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। यही वजह है कि 24 जुलाई 2024 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर करीब 20.51 करोड़ रोजगार रिपोर्ट किए गए हैं। एमएसएमई से साल दर साल रोजगार में हुआ इजाफा। जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक ये 2,72,96,365 रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये 3,49,54,322 था। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में ये 4,60,27,803 दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में ये आंकड़ा 9,74,04,549 रहा। इसके साथ ही सरकार एमएसएमई क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुख्य हैं। वहीं दूसरी ओर देश में 1.4 लाख से ज्यादा स्टार्टअप ने मिलकर अब तक 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित किए हैं। वहीं सरकार की ओर से अगले 2 वर्ष में करीब 1.5 लाख नए एंटरप्राइजेस सेटअप करने की योजना बनाई गई है। इससे करीब 13 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही बेरोजगारी दर की बात करें तो पिछले कई सालों में इसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2017 और 18 में ये करीब 6% थी, जो कि वर्ष 2022 और 23 में गिरकर 3.2% पर आ गई। ऐसे में रोजगार के बढ़ते अवसरों से जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से एमएसएमई जो है वो लगातार रोजगार के जो अवसर है प्रदान कर रहा है। इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पिछले 10 सालों में करीब 80% बढ़ी है। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में स्थापित क्षमता 2,48,554 मेगावाट थी, जो जून 2024 तक बढ़कर 4,46,190 मेगावाट हो गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF द्वारा 60 रुपए किलो कीमत पर टमाटर बिक्री की शुरुआत की है। NCCF की वैन सब्सिडी युक्त दर पर ये टमाटर उपलब्ध कराएगी। इससे दिल्ली NCR के खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी। दवा कंपनी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO खोलने के पहले बड़े निवेशकों से 829 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एकम्स ड्रग्स का IPO मंगलवार को खुलेगा और 1 अगस्त को बंद होगा। इसके लिए 646 रुपए से 679 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया है। IPO के जरिए कंपनी को करीब 1,875 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। भूटान की राजधानी थिम्पू में CBIC के नेतृत्व में क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान व्यापार और आर्थिक साझेदारी को गति देना है। 3 दिवसीय कार्यशाला के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क, नियामक आवश्यकताओं, संबंधित प्रक्रियाओं पर चर्चा हो रही है। अदानी विल्मर ने अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक 313 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं कंपनी की आय सालाना आधार पर 12% बढ़कर 14,169 करोड़ रुपए हो गई है। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2024 के लिए उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा जगत के व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसकी अंतिम तारीख 6 सितंबर शाम 5 बजे तक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अधीनस्थ केंद्रीय कर प्रभागों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 9,190 मामलों में 36,374 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का पता लगाया है। ये बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही। तो जाना अपने कारोबार जगत में भी क्या कुछ खास रहा, लेकिन आज के फोकस में जैसे हमने आपको बताया था कि MSME के जरिए जो रोजगार सृजन है किस तरीके से हुआ है, इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रजनीश है, अपर सचिव हैं MSME मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर रजनीश। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि जब 2021 में इसकी शुरुआत हुई 2020 से लेके, तो शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरीके से जो रोज़गार सृजन हुआ, लेकिन अभी तक 2024 की अगर बात की जाए, शायद 24 जुलाई तक वो 20.5 करोड़ के आसपास तक जो रोज़गार है रिपोर्ट किया गया है। जी, तो इसके अंदर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से 2 ठोस कदम हमने उठाए। जी, पहला तो ये कि बहुत सी ऐसी इकाइयाँ थी जिनके पास पैन नहीं था जी, और वो हमारे सिस्टम पे रजिस्टर्ड नहीं थी। तो लास्ट ईयर जनवरी में हमने उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए, जिसके अंदर वो इकाइयाँ जो कि जिनके पास पैन नहीं है उनकी भी ऑनबोर्डिंग हमने शुरू की। तो वो ऑनबोर्डिंग शुरू करने से आप ये लगाइए, जनवरी लास्ट ईयर से लेकर अब तक करीब 2 करोड़ इकाइयों को हमने ऑनबोर्ड किया जी। और काफ़ी ये जो इकाइयाँ हैं हमारे सिस्टम से जो बाहर थी, इनके आने से हमारा एक फॉर्मलाइजेशन गैप जो है वो कम हुआ और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जो ये जनरेट करता है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे को वृद्धि देखने को मिली जी। दूसरा जो हमारी उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो इकाइयाँ हैं जिनके पास पैन है, उनके लिए भी हमने स्पेशल मेजर्स जो हैं वो शुरू किए। फॉर एग्जांपल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसके माध्यम से हमने जो लोन्स थी उसमें क्रेडिट गारंटी की कवरेज 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक की। इसके अंदर हमारी क्रेडिट गारंटी फ़ी को हमने कम किया। उसका नतीजा ये निकला कि वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक जहां हमने 2.5 लाख करोड़ के ऋण जो हैं उनको क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया था 22 साल में जी। मात्र 2 साल में अगर हम देखें 23 में और 24 में, तो हमारी ये जो लोन्स हैं ये 4 लाख करोड़ तक पहुंच गए। तो जो 22 वर्ष में हमने किया वो पिछले 2 वर्ष के अंदर हम कर पाए और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में जो हमारी फिगर्स हैं वो आज 20 करोड़ से ऊपर हो गए हैं जी। साथ ही डॉक्टर रजनीश, इस बार के बजट में भी हमने देखा कि एक तरीके से सशक्त करने की कोशिश जो है वो की गई है MSMEs को, और क्योंकि उसके जरिए हम देख पा रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको लगातार मजबूती मिल रही है जी। तो बजट में जैसे आपने देखा बहुत सी ऐसी पहल हैं जो बजट के अंदर की गई हैं, जिसके अंदर MSMEs के लिए एक बहुत अच्छा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होगा। अगर आप उसमें देखें बजट के अंदर जो SMA अकाउंट्स हैं, किस तरह से SMA अकाउंट्स के दौरान भी क्रेडिट जो है वो MSMEs को मिलता रहे, ये एक बहुत बड़ी बात की गई है। दूसरा ट्रेड्स के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें हम जो कवरेज है जहां 500 करोड़ तक की जो टर्नओवर की कंपनियां थी वो इंक्लूडेड थी, इसको घटा के 250 करोड़ किया गया। तो एक बहुत मैं ये कहता हूँ कि इसके माध्यम से जो हमारी डिलेड पेमेंट्स हैं और ट्रेड्स के ऊपर जो हमारी बिल डिस्काउंटिंग है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा जी। लेकिन सरल शब्दों में अगर समझा जाए, क्योंकि जो लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती कि कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं। उद्यम पंजीकरण पोर्टल की हम बात करें या जो उद्यम सहायक प्लेटफॉर्म है इसकी अगर बात की जाए, क्या लाभ इससे जुड़ के लोगों को मिल पा रहे हैं जो जुड़े हैं इनसे?
देखिए, अवेयरनेस हमेशा हमारा एक फोकस रहा है, क्योंकि जितना अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएंगे जी। उतना ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हमारे साथ जुड़ सकेंगे और हमारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। हम इस दिशा के अंदर जो राज्य सरकारें हैं उनके साथ मिलकर प्रयास करते हैं। सभी राज्य सरकारों के साथ हमने अपना जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं इसको बढ़ावा दिया है। बहुत से हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमारे स्कीम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, हमारे बैंक्स की जो सुविधाएं हैं किस तरह से लोग अवेल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। एक चीज़ और हमने की है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी के अंदर एमएसएमई की से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उसको हमने मैंडेटरी किया है। बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर रजनीश आपको रोकना चाहूँगा। अब सीधा रुख कर लेते हैं, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। Shri P. Chidambaram, the then finance minister, is on record to say that he has inherited a very strong economy. At that time, the growth rate was over 8%. Inflation was around 4%, 4.25%. Foreign exchange reserves were robust compared to the size of the economy at that point of time. All fiscal parameters were in control. The macroeconomy was strong. Fiscal deficits were down. Revenue deficits were down. And India was a beacon of hope for the country. If I may quote from his budget speech given to Parliament introducing the budget for the year 2004-05, the then Honorable Finance Minister had said, the economic fundamentals appear strong and the balance of payments is robust. And he had talked going forward about sustaining the then growth, the then production and value addition, and take it forward in the years to come. He had also spoken about his government being committed to strike a fine balance between the three mutually reinforcing objectives of growth, stability, and equity. What did the UPA do in the 10 years that they were in government? Of course, I can ask a question that I have read 10 speeches of the UPA government. Never once has there been a mention of bringing in a legal guarantee for MSP. Never once did they speak about trying to uplift the poor by giving them free homes, giving them free insurance, giving them free food grains, or ensuring that every household has access to electricity, has access to cooking gas, LPG cylinders, has access to clean drinking water, has access to digital connectivity, has access to toilets. And in 10 years of the UPA government, they brought the nation down to a growth rate of about 4.4% that was inherited by Prime Minister Shri Narendra Modi. Inflation at spiraling highs for the last few years of the UPA government. In UPA 2, in some years inflation was in double digits. Core food inflation had gone up to over 13%. And they left behind for Prime Minister Modi, instead of a strong economy, which the UPA inherited in 2004, a fragile economy,
which the world looked down upon as a fragile five economy, one of the weakest economies in the world, with very, very weak macroeconomic fundamentals. In 2014, Mr. Chidambaram, Mr. Rahul Gandhi, Srimati Sonia Gandhi ji, the then chairperson of the UPA, who was micromanaging the affairs of government through the back door, left behind for the country high fiscal deficits, high inflation, high interest rates, low growth, very low foreign exchange reserves. Some of the reserves were propped up by artificially borrowing non-resident FCNRB loans at exorbitant interest rates just to temporarily shore up foreign exchange. In every respect, the 10 years of the UPA were a failed experiment, reflected a failed government, reflected a failed governance model, and brought the country and the people of the country to their knees in terms of quality of life, in terms of equity, which he spoke about, in terms of inclusive growth, in terms of ensuring the welfare of the farmers, the welfare of the poor, a better future for the MSMEs. And we saw crony capitalism at its worst, with corruption scandals surfacing regularly during their period, and not small corruption scandals. At that point of time, to have a Colgate of 1,86,000 crores, where the Congress party gave irregular allotments to their cronies, business friends of coal mines, valuable national resources, free of charge, without any due process. And the Supreme Court had to cancel over 190 coal blocks in September 2014, clearly putting a mark of approval on the irregular and corrupt practices of the Congress party. One after another, corruption scandals tumbled out of the UPA regime. And when we came to 2014, Mr. Chidambaram, again finance minister, was trying to justify the failure of their government by talking about world economic growth being low, falling, the global risks mapped by international agencies, acknowledging the failure of his government in achieving fiscal consolidation, price stability, self-sufficiency in food, or reviving the growth cycle, by justifying it on global factors. When speaking about the state of economy, and I quote from his speech, he says in para 6, "Let me begin with the good news. The fiscal deficit for 13-14 will be contained at 4.6% of GDP. I'm quoting from his speech. The UPA had taken fiscal deficit right up to 9.1%.
And the good news was it is down to 4.6% after nearly 5 years. More importantly, he's talking of current account deficit being contained a little bit and adding 15 billion to foreign currency reserves in that year. Only 15 billion US dollars as good news. At that time, there was talk of a downgrade of the Indian economy. And he says, and I quote again, analysts and rating agencies had acknowledged our efforts some months ago and no longer speak about a downgrade. So clearly, the atmosphere was one of depression, despondency and despair under the UPA government, and international agencies were talking about a downgrade. He was hoping that domestic experts will agree with the UPA government what it said when it put fiscal stability at the top of the agenda. This is a quote from his speech, that fiscal stability should be at the top of the agenda. And then he says, and very interestingly, I quote, going forward, I appeal to all political parties to join me in the pledge that we shall not, and then he repeats for emphasis, we shall never do anything that will affect the stability of the foundations of India's economy. This is Mr. Chidambaram's speech of 2014-15, which I have quoted from. And look at what has happened in 10 years. The country has moved from a fragile 5 economy left behind by Mr. Chidambaram to a top 5 economy in the world, from the 10th position to the 5th position in the world rankings of GDP. In UPA's regime, I suspect they remained flat. They inherited the 10th or 11th position, they're left behind the 10th position. We improved from the 10th position in the world to the 5th. And in the next 3.5 years, Prime Minister Modi will take this country to the 3rd position in world GDP rankings. In the 10 years that we were in government, we have strengthened the macroeconomic fundamentals so much that the world today is looking up to India as a beacon of hope, as the country that will lead economic growth of the world, contribute the very large share to world economic growth. A country that for the last 3 years has demonstrated over 8% average growth. A country with boasts of $657 billion as foreign exchange reserves. A country that is very rapidly moving to its stated fiscal deficit target of about 3.7 to 4.3%, or at an average about 4%. A country that has taken 25 crore people out of multidimensional poverty in 10 years under Prime Minister Narendra Modi, taking 4 crore families out of poverty by giving them a free home, providing 12 crore families with a free toilet, ensuring the dignity and well-being of the women of our country, of our girl children, provided every home with a LPG gas connection, working to make sure that every home gets a water connection, Nal Se Jal, through the Jal Jeevan Mission, which has rapidly ramped up from around 3 crore homes, 3.5 crore homes, to over 14 crore homes already, and in the next 2.5-3 years, ensuring Nal Se Jal for every family, has taken electricity and digital connectivity to the remotest corners of the country, with every home today having electricity. And
तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूपी की सरकार में क्या स्थिति थी। कभी फ्रेजल 5 में गिनी जाने वाली अर्थव्यवस्था आज फेबुलस 5 यानी टॉप 5 में आ गई है। और उस वक्त में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, फिर चाहे आवास की बात की जाए, अन्न की बात की जाए, रसोई गैस, लाइट या शौचालय तक की तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, इनकी किसी भी तरह की स्थिति नहीं थी। और खासतौर से फिजिकल डेफिसिट जो तब करीब 9.1 हुआ करता था, आज वो घटकर 4.6 पर आ चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब सवाल भी उठाए जाते थे तब एक स्थिति जो है वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दिया जाता था, लेकिन आज जो समय है बदल चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये कहना था केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सीधे तौर पर, और उन्होंने बताया कि कैसे जो इस बार का बजट है उसमें तमाम जो बातें हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। लेकिन अब से पहले जो यूपीए की सरकार रही उसकी इस तरह की सोच भी नहीं रही और तमाम जो योजनाएं हैं उनका जिक्र भी उनके बजट में नज़र नहीं आता था। फिलहाल के लिए इकोनॉमिक टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीटी न्यूज़।